हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या है, वेदों के भाग। ठीक है, तो क्या हम पढ़ रहे थे, वैदिक हमने मतलब चारों वेदों को हमने देख लिया। अब हम आते हैं वेदों के भाग में। अब वेदों का भाग क्या होता है भाई, तो वेदों को और अच्छे से समझने के लिए, वेदों को और अच्छे से जानने के लिए क्या किया गया है वेदों को भागों में बांटा गया है। अब ये भाग कौन कौन से हैं, तो वो है संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। क्या क्या है, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। अब इन्हीं चारों को हम देखेंगे, इसको आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको लिख लीजिएगा, वेदों के भाग संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। मैं आप लोग को लिखवा दूंगी, लिखिएगा। संहिता, पहला है संहिता, मंत्रों व सूत्रों का संकलन। संहिता लिखना, डैश करके लिखना, फिर मंत्रों व सूत्रों का संकलन। ठीक है, मंत्रों व सूत्रों का संकलन। फिर लिखिए दूसरा है ब्राह्मण। इसमें लिखिएगा, इसमें संहिताओं की व्याख्या व यज्ञों के विवरण हैं। इसमें संहिताओं की व्याख्या व यज्ञों के विवरण हैं। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। तो जब हम पहला चीज देखते हैं संहिता, ठीक है, तो संहिता में क्या चीज है, सारे मंत्रों को और सूत्रों को रखा गया है। किसको रखा गया है, मंत्रों को और सूत्रों को इसमें रखा गया है। फिर सेकंड है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण में क्या किया गया है, जितने भी संहिताओं के जितने भी मंत्र हैं उसको व्याख्या किया गया है और यज्ञों का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसका, यज्ञों का वर्णन किया गया है। और सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण कौन सा है, हमने पहले ही लिखा था, लिख लीजिए उसको। सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अरण्यक। ठीक है, अरण्यक मतलब वन। ठीक है, अरण्यक बोलते ना, अरण्य में जाके करना है, तो अरण्यक के क्या मतलब होता है, वन होता है। ठीक, तो आप अरण्य लिख के डैश करके लिखिएगा। यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। अरण्यक क्या है, ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है, जिसमें जीवन के उच्च मूल्यों व आध्यात्मिक बातें हैं। इन्हें इतना पवित्र माना गया है कि वन के अलावा कहीं और इसके पठन पर निषेध है। मतलब क्या होता है कि अरण्यक में क्या है, अरण्यक जो है वो ब्राह्मण का क्या है, अंतिम भाग है। ठीक है, अरण्यक जो है वो ब्राह्मण का अंतिम भाग है और इसमें हमको उच्च मूल्य, ठीक है, किसके, जीवन के, मतलब इसमें हमको जीवन जीने का जो सबसे उच्च मूल्य क्या होगा, ठीक है, जो नैतिक शिक्षाएं हैं वो क्या होंगी, ये सारी चीजें हमको किसमें मिलती हैं, अरण्यक में मिलती हैं। और क्या मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान की बातें भी हमको अरण्यक में मिलती है। और इसको इतना पवित्र माना गया है कि अरण्यक को केवल वनों में ही बैठकर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा उपनिषद। नेक्स्ट लिखिए उपनिषद। बहुत कुछ आ रहा है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या 108 है। ठीक है, इनकी संख्या 108 है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसका शाब्दिक अर्थ
गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, उपनिषदों का संकलन 600 ईसा पूर्व के लगभग, उपनिषदों का संकलन 600 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। 600 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। इन्हें ज्ञान का स्रोत माना गया है, इन्हें ज्ञान का स्रोत माना गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद जो है वो वेदों का, चारों वेदों का अंतिम भाग है और इसीलिए इसे वेदांत कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, ये वेदांग है और ये वेदांत है। वेदांग मतलब वेद का अंग और वेदांत मतलब वेद का अंत। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 108 है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि इसका संकलन कब किया गया है? तो लगभग 600 ईसा पूर्व में। कब? लगभग 600 ईसा पूर्व में इसका संकलन किया गया है। ठीक है, और क्या है इसमें भाई? इसको ज्ञान का स्रोत माना गया है, आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत। ठीक है, अब प्रमुख उपनिषदों को लिख लेंगे, प्रमुख उपनिषदों को लिख लेंगे। आपके जो बुक कॉपी में जो नोट्स में जो है वो मैं नहीं लिखवा रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, आप उसको बस एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा पहले कठ उपनिषद, कठ, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, तो ये प्रमुख इसलिए है क्योंकि कई बार मैं आप लोग को नाम इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, इतने सारे और इतने कठिन नाम है उपनिषदों के, हमको पता ही नहीं रहता है कि जब आपको अगर एग्जाम में लिखने आया 4-5 नाम दिया कि इनमें से कौन सा या इनमें से उपनिषद क्या है या किस उपनिषद में, कई बार कैसे क्वेश्चन पूछता है वो कि किस उपनिषद में किसी चीज़ के बारे में लिखा है, XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो किस उपनिषद में लिखा है, आपको 5 नाम दे दिया, आपको 4 नाम दे दिया। अब आपको पता है कि भाई वो 4 नाम में से एक ही उपनिषद है, बाकी सब किसी और चीज़ का हो सकता है, बाकी सब ब्राह्मण के नाम है। ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया कि ऐत्रेय, कौशितेकी, जैमिनी और 5वां नाम दे दिया ईश। ठीक है, अब अगर आपको पता करना है कि कौन सा आंसर सही है, तो आप एक बार देखोगे और अगर आपको इन सबका नाम पता है तो आप ऐसे ही पहचान जाओगे कि 1, 2, 3 ये तो ब्राह्मण है, तो चौथा बचा क्या? ईश, मतलब यही आंसर होगा। आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, या मतलब कि कौन सा उपनिषद में क्या है। तो इस तरीके, इसलिए मैं आप लोगों को ये लिखवाई कि कई बार ये चीज़ें आसान कर देती है आपको आंसर को निकालने में। ठीक है, चलिए आपकी कॉपी में क्या क्या लिखा है उसको भी एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में लिखिएगा, आपकी कॉपी आपके नोट्स में ही उसको साइड में जगह है, उसको लिख लीजिएगा। पहला तो ये एक ईश्वर के बारे में बताता है, इसी में आप ब्रैकेट करके लिख लीजिएगा। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य व बृहदारण्यक, बृहदारण्यक गद्य में लिखे प्राचीनतम उपनिषद है। बृहदारण्यक अरण्यक है लेकिन इसी के अंदर गद्य में लिखा सबसे प्राचीन है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेगा कठ व श्वेताश्वर। ठीक है, कठ व श्वेताश्वर पद्य में लिखे। ठीक है, कठ और श्वेताश्वर किस में लिखे? पद्य। ठीक है, किस में लिखे? कठ और श्वेताश्वर पद्य में लिखे प्राचीनतम उपनिषद हैं। प्राचीनतम उपनिषद है। फिर श्वेताश्वर उपनिषद जो है इसमें रुद्र शिव के बारे में हमको पता चलता है। ठीक, बाकी आपके नोट्स में है, सिंपल चीजें हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा।
चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं उपनिषद, उपवेद और ब्राह्मण। आपका उपनिषद तक कंप्लीट हो गया, अब हम आते हैं उपवेद और ब्राह्मण। तो प्रत्येक वेद के साथ में क्या है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इसको भेज भी दूंगी, बाकी आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। प्रत्येक क्या होता है, प्रत्येक वेद के साथ में उपवेद दिए गए हैं, और क्या है, ब्राह्मण। प्रत्येक वेद का उपवेद है। तो कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। आइए हम इसको देखते हैं। तो वेद में आएंगे, पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। फिर है सामवेद, सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। फिर आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद। फिर आता है अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद। इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, शब्दशः याद कीजिएगा, और इसलिए याद कीजिएगा क्योंकि कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मैच दी फॉलोइंग्स वाले में पूछ देता है, ठीक है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि किसका उपनिषद क्या है। डायरेक्ट भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको किस में पूछता है, मैच दी फॉलोइंग्स में पूछता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर हम आते हैं इसका ब्राह्मण क्या है। तो आपका ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन कौन सा है, ऐतरेय और कौशितेकी। कौन कौन सा है, ऐतरेय और कौशितेकी। सामवेद का ब्राह्मण कौन सा है, जैमिनी और पंचविश, ठीक है, जैमिनी और पंचविश। फिर यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, तैतरेय और शतपथ। पढ़े ना, शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। अथर्ववेद का कौन सा है ब्राह्मण, गोपथ, ठीक, गोपथ। ये आपको शब्दशः याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं वेदांगों पर। किस पर, वेदांग देखेंगे। वेदांग कौन कौन से हैं, तो वेदांग क्या होते हैं, वेदों के अंग होते हैं, ठीक है। तो वेदों को और अच्छे से समझने के लिए, उसको और अच्छे से जानने के लिए वेदों को किस में बांटा गया है, उसे कितने अंग दिए गए हैं, 6 अंगों में। कौन कौन सा है, शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और कल्पसूत्र, ठीक है। हम इसको देख लेंगे, इसको आप लोग नोट करिए अपनी कॉपी में, इसको नोट करिए। मैं लिखवाते जाती हूँ, इसको और भी अच्छे से अपन करेंगे। क्या होता है ना, कई बार शॉर्ट में चीज़ें लिखी रहती है, वो आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही याद रहेंगे, लेकिन जब हम किसी चीज़ को पैराग्राफ में लिखते हैं, लाइंस में लिखते हैं और शब्दों का, तो हमको ज़्यादा समय तक याद रहती है, इसलिए हम इसको पूरा लिखेंगे। लिखिए, वेदांग लिखिए, इसकी संख्या कितनी है, 6 है। लिखिए, चलिए लिखेगा। वैदिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वैदिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वैदिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। 6 वेदांगों की रचना की गई है, ठीक। पहला लिखेगा शिक्षा, पहला है शिक्षा। शिक्षा में लिखेगा डैश, शिक्षा अपन लिखते हैं ना, शिक्षा फिर डैश करके उसके आगे लिखेगा मंत्रों का शुद्ध उच्चारण। इसमें मंत्रों का शुद्ध उच्चारण इसमें मंत्रों का शुद्ध उच्चारण का वर्णन है। मंत्रों के शुद्ध उच्चारण का वर्णन है। यह सूत्र शिक्षा की प्राचीनतम रचना है। शिक्षा क्या है, सूत्र शिक्षा की प्राचीनतम रचना है। नेक्स्ट लिखेगा छंद। इसमें, छंद में लिखेगा, इसमें पद रचना के नियमों का उल्लेख है। इसमें पद रचना के नियमों का, इसमें पद रचना के नियमों का उल्लेख है, ठीक है। किसका उल्लेख है, इस छंद में पद रचना के नियमों का उल्लेख है। इसका निर्माण या इसकी रचना
पिंगल मुनि द्वारा की गई है। किसके द्वारा? पिंगल। ठीक है, किसके द्वारा की गई है? पिंगल मुनि द्वारा। इसकी रचना पिंगल मुनि द्वारा की गई है। फिर नेक्स्ट लिखेगा निरुक्त। नेक्स्ट है निरुक्त। निरुक्त में लिखिएगा यह शब्दकोश। निरुक्त में लिखिएगा यह शब्दकोश व भाषा विज्ञान है। यह शब्दकोश व भाषा विज्ञान है। भाषा विज्ञान का ग्रंथ है लिखना। यह शब्दकोश व भाषा विज्ञान का ग्रंथ है जिसमें कलिष्ट वैदिक शब्दों का संकलन किया गया है। जिसमें कलिष्ट वैदिक शब्दों का संकलन किया गया है। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। निरुक्त ना, यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है जिसकी रचना यास्क ने की है। जिसकी रचना यास्क, ठीक है, जिसकी रचना यास्क ने की है। समझ में आया? तो जो निरुक्त है वो क्या है? वो एक शब्दकोश है ना भाई? क्या है? शब्दकोश है। भाषा विज्ञान का ग्रंथ है जिसमें वैदिक समय के, वैदिक साहित्यों के क्या है? कलिष्ट शब्द है ना, वैदिक साहित्यों के जो कठिन शब्द होते हैं उसका संकलन किया गया है। और ये भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है जिसकी रचना यास्क ने की है। चलिए नेक्स्ट लिखेगा व्याकरण। व्याकरण देखिए, एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों का वीडियो एक तो लंबा हो रहा है ना भाई, और आप लोग को जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो ऐसा है जैसे कि आप लोग क्लास में प्रेजेंट हो। इसलिए इस तरीके को अपनाया गया है ताकि आपको ये लगे कि आप क्लास में प्रेजेंट है। वरना एक बोर्ड में लिखा है, इतने को पढ़ाने में, सिर्फ थोड़ा बहुत समझा के पढ़ाने में मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन हम आपको सारे वीडियोस, चाहे वो सर के हो या मेरे हो, हम लोग इस तरीके से ज़्यादा डिस्क्राइब करके चीज़ों को आपको नोट करवा के इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आप लोग सिर्फ ऊपर का नहीं देखो, क्योंकि हमको तो अच्छे से तैयारी करनी है ना भाई। तो इसलिए आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो लिखवाया जा रहा है उसको बिल्कुल अपने नोट्स में लिखिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और क्लासेस होंगी, मैं ये सारे नोट्स आप लोगों के देखूंगी। सिर्फ आपको जो ये मिला है, फोटोकॉपी मिला, उससे नहीं चलेगा मेरी क्लास में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जो नोट्स लिखवाऊंगी उसको लिखना मस्ट है और मुझसे कॉपी चेक करवाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इतना डिटेल में जा रहे हैं। ऊपर देखना होता तो बस बता देती इसको नोट कर लो यार, हो गया, इतने से में भी आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। लेकिन लिखवाने का पर्पस ही ये है ताकि आप लोग को बिल्कुल ऐसा फील हो कि आप लोग क्लास में बैठे हैं। और कोई भी जो छोटी वीडियो, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ किसी का, लेकिन जो भी छोटी वीडियोस आती हैं, ठीक है, जो भी 10 मिनट 15 मिनट 12 मिनट की जो वीडियोस आती हैं वो बहुत अच्छी है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि उससे हम क्लास नहीं कर सकते। कोई भी क्लास 10 मिनट 12 मिनट की नहीं होती है, 1 से 1.5 घंटे की मिनिमम पीएससी की क्लास होती ही है पर सब्जेक्ट, ठीक है भाई। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल ये फील हो कि आप क्लास में। लेकिन उसी तरीके से फिर आप लोग काम भी करेंगे। नोट्स प्रॉपर बनाइए, पढ़िए प्रॉपर, हर दिन का जो काम है वो होमवर्क जो भी मिल रहा है उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। समझ आ रही मेरी बात? चलिए आप एक होमवर्क, चलिए इसको कर लेते हैं, फिर आप लोग को एक होमवर्क दूंगी मैं। चलिए दूसरा क्या है? व्याकरण, ठीक है। व्याकरण में लिखिएगा यह शब्द मीमांसा, यह शब्द मीमांसा और भाषा संबंधी नियमों के लिए ग्रंथ है। यह शब्द मीमांसा व भाषा संबंधी नियमों के लिए ग्रंथ है। भाषा संबंधी नियमों के लिए ग्रंथ है।
भाषा संबंधी नियमों के लिए ग्रंथ है। फिर लिखेगा इसके अंतर्गत लिखेगा कौन कौन सा है, पाणिनि का अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य। पाणिनि का क्या है, अष्टाध्यायी, और पतंजलि का क्या है, महाभाष्य, इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, व्याकरण के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट लिखेगा ज्योतिष। ज्योतिष में लिखेगा इस ग्रंथ में ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है जिसकी रचना लब्ध मुनि ने की है। जिसकी रचना लब्ध मुनि ने की है। जिसकी रचना लब्ध मुनि ने की है। यह ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ है। यह ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ है। फिर लिखेगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में लिखेगा इसकी सूत्र शैली को 4 भागों में बांटा गया है। इसकी सूत्र शैली को 4 भागों में बांटा गया है। यह ज्यामिति का, किसका, ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ है। यह ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ है। अब कौन कौन से इसके 4 तो लिख लीजिएगा। श्रोत सूत्र आपके नोट्स में है, ये श्रोत सूत्र, गृह सूत्र, शुल्व सूत्र और धर्म सूत्र। तो श्रोत सूत्र में हमको क्या मिलता है, वैदिक बलि के बारे में मिलता है। गृह सूत्र में हमको क्या मिलता है, इसमें जो गृहस्थ जीवन है, विवाह, मृत्यु इत्यादि, इस तरीके जो गृहस्थ जीवन में चीज़ें होती हैं उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। शुल्व सूत्र जो है इसमें ज्यामिति की सिद्धांत और चीज़ों के बारे में हमको पता चलता है। तो इस तरीके से हमारा वेदांग जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम किस में आते हैं, वेदांग हो गया। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट में आते हैं, षट दर्शन, ठीक है। किस में आते हैं, षट दर्शन। चलिए तो इसको हम देख लेते हैं। षट दर्शन क्या है भाई, तो वैदिक साहित्यों के साथ साथ कुछ और भी दर्शन है ना। तो इसमें हम ये आपको क्या, ये हमेशा मतलब पूछने वाला ही क्वेश्चन है। ये वाला जो टॉपिक है ये आपसे पूछता ही है ज़्यादातर, या तो डायरेक्ट भी पूछा, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं पिछले सालों के, आपको ये क्वेश्चन इसमें से 1 या 2 पूछता ही है। आपको डायरेक्ट भी पूछता है कि सांख्य दर्शन किसका है, ठीक है, न्याय दर्शन के विचारक कौन है या उसके संस्थापक कौन है, या किसने उसका प्रतिपादक कौन है, सॉरी, न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन है, और आपका वैशेषिक दर्शन के बारे में या तो डायरेक्ट पूछता है, या तो इस टाइप के जो प्रश्न है सेम इसके जैसे मैच दी फॉलोइंग, सही जोड़ी मिलाव वाले हिसाब में भी पूछा जाता है। तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं। कपिल का क्या है, सांख्य दर्शन। गौतम का क्या है, न्याय दर्शन। कणाद का क्या है, वैशेषिक दर्शन। पतंजलि का क्या है, योग दर्शन। जैमिनी का क्या है, पूर्व मीमांसा। और व्यास का क्या है, वेदांत दर्शन। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये किस किस चीज़ पर फोकस करता है, मतलब सब तो नहीं, लेकिन हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस पर फोकस करती है। तो जब कपिल का देखेंगे, कपिल का सांख्य दर्शन, तो ये कैसा दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन है, ठीक है। कैसा दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन है। जब हम गौतम का न्याय दर्शन को पढ़ते हैं तो ये कैसा दर्शन है, ये तर्क शास्त्र है, इसमें हर चीज़ पर तर्क और वितर्क किया गया है। कणाद का वैशेषिक दर्शन देखेंगे तो ये अणुवाद पर आधारित है, मतलब हर एक का एक प्रारंभ, एक अणुवाद होता है, ठीक है, अणु पर होता है।
पतंजलि का योग दर्शन। तो योग में हम क्या करते हैं भाई, जब भी हम योग सीखते हैं तो ध्यान लगाना सीखते हैं, अपनी शरीर की मुद्राओं को साधते हैं ना, अलग अलग उसमें योग की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। तो योग दर्शन का जो मोटो है वो शरीर की साधना, आप शरीर को साधित करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो या ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, ऐसी इसकी विचारधारा है। जैमिनी का पूर्ण मीमांसा है जिसका पूरा इसका जो लक्ष्य है वो किस पर आधारित है, मोक्ष पर आधारित है। वैसे व्यास का वेदांत दर्शन है जो उत्तर मीमांसा के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब वापस से इस साइड आ जाएंगे। हमने क्या देखा, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का कौन सा भाग, श्रुति, ठीक है। क्या देखा, श्रुति। श्रुति के चारों वेद हमने देख लिए। चारों वेद को और सरल करने के लिए उसके भाग देख लिए, उनके उपवेद देख लिए, वेदों के ब्राह्मण देख लिए, वेदों के अंग देख लिए, ठीक है। अब हम आते हैं किस पर, मतलब श्रुति कंप्लीट। अब हम आते हैं स्मृति पर। किस पर, स्मृति पर। तो स्मृति में क्या क्या आते हैं, पुराण और महाकाव्य। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दूसरा क्या है, पार्ट 2 बोल लीजिए इसको। सेकेंड, पहले हमने क्या पढ़ा, हमने श्रुति पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे स्मृति। तो स्मृति के अंतर्गत हमारा क्या आता है, ठीक है। स्मृति के अंतर्गत पुराण और पुराण और महाकाव्य। तो हम पुराण में आते हैं। तो पुराण का अर्थ क्या होता है, आख्यान। क्या होता है, आख्यान। और आख्यान को और क्या कह सकते हैं, कथा। तो जैसे कि हम स्मृति में याद करते हैं कथाएं, तो पुराण में क्या है, पुराण का अर्थ क्या होता है, आख्यान और कथाएं। तो पुराण में हमको किन चीज़ों के बारे में पता चलता है, पुराण में हमको कथाओं के बारे में है, ठीक है। इसमें लिखिएगा, आप लोग नोट करिएगा, पुराण करके साइड हेडिंग डालिएगा, फिर लिखिएगा इसका अर्थ आख्यान ब्रैकेट में कथा होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है, फिर लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, इसका संकलन 5वीं से 4वीं ईसा शताब्दी, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व किया गया था। इसका संकलन 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व किया गया था। जो पुराण है इसको पंचवेद भी बोलते हैं, ठीक है, पंचम वेद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचम वेद कहते हैं। किसको, पुराणों को पंचम वेद भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक। और प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। ये क्या है, ठीक है, क्या है, मत्स्य पुराण क्या है, प्राचीनतम पुराण है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं महाकाव्यों पे, ठीक। महाकाव्य, तो कौन कौन से महाकाव्य हैं भाई, हमने मुख्य रूप से महाभारत और रामायण, इसकी हम कुछ चीज़ों को देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों को देख लेंगे। तो पहला है महाभारत, ठीक है। तो महाभारत में जब आएंगे तो इसकी रचना किसने की है, महाभारत की, इसकी रचना की है व्यास ने की है, ठीक है, ऋषि व्यास ने। महाभारत की रचना किसने की है, व्यास, ऋषि व्यास ने इसकी रचना की है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है किस नाम से, जय
संहिता के नाम से, किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। और द्वापर युग में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। मतलब ये इसमें महाभारत में जो स्टोरीज है वो कौन से युग की है? द्वापर युग की है, ठीक। अब आते हैं रामायण। तो रामायण की रचना किसने की है? ऋषि किसने की है? ऋषि वाल्मीकि ने की है, ठीक है। इसकी रचना किसने की है? ऋषि वाल्मीकि ने की है। और इसमें त्रेता युग के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो स्मृति के दो भाग, पुराण और महाभारत। पुराण हमने देख लिया, इसका अर्थ आख्यान होता है, जिसका मतलब कथाएं होती है। इसका संकलन कब किया गया है? 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसको पंचम वेद भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। 4 वेद, ये पुराणों को पंचम वेद भी कहा जाता है। मत्स्य पुराण जो है वो प्राचीनतम पुराण है। महाकाव्य में आइए, बड़े काव्य, ओके। तो महाकाव्य में आइए, महाकाव्य में दो मुख्य रूप से दो हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत इसकी रचना व्यास ऋषि ने की है। इसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस काल के बारे में बताता है? युग के बारे में, द्वापर युग, ठीक है। फिर आता है रामायण। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। और इसमें किस काल के बारे में है? त्रेता युग, ठीक है। त्रेता युग के बारे में हमको इसमें जानकारी मिलती है, ओके। तो इस तरीके से ये वाला चीज़ हमारा खत्म होता है। और आप लास्ट पेज में आइए, अपने नोट्स के लास्ट पेज में आइए। इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है जिसको मैं आप लोग इसी को ही थोड़ा सा एक बार समझा देती हूँ। आप लोग अपने अपने नोट्स में देख लीजिएगा। 13 नंबर पेज, हाँ 13 नंबर जो पेज है उसमें आ जाइएगा। देखिए क्या लिखा है? वैदिक काल के अन्य तथ्य, विश्वरा, घोषा, अपाला, ठीक है। विश्वरा, घोषा, अपाला। इसमें एक और नाम जोड़ लीजिएगा, लोपामुद्रा, ठीक है। लोपामुद्रा, ये सब कौन है? ये उन 5 महिलाओं में से हैं जिन्होंने ऋग्वेद की सूक्तियों का संकलन किया गया है, ठीक है। देखिए हमेशा पुरुष प्रधान समाज में इस चीज़ को उतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी आपको इन 5 महिलाओं का नाम अच्छे से याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये ऋग्वेद के समय में है। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे, आप पढ़े हैं उत्तर वैदिक काल में, हम क्लास में पढ़े थे क्या कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या हो जाती है? थोड़ी सी नीचे हो जाती है ना भाई। उनको समाज में उतना, जैसे ऋग्वैदिक काल में जो समाज को स्थान मिलता था वैसा स्थान नहीं मिलता है। तो अगर मेंस में कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आया, जो कि आ सकता है कि वैदिक काल में वैदिक काल के दोनों ही भाग में, मतलब उत्तर वैदिक काल या और ऋग वैदिक काल में विदुषी महिलाओं के बारे में बताइए या महिलाओं की स्थिति के बारे में बताइए, तो आप इन नामों को लिख सकते हैं। कैसे करके आंसर लिख सकते हैं आप? या तो कंपेरेटिव उसमें आंसर लिख सकते हो कि भाई हाँ उत्तर वैदिक काल में स्थिति ऐसी ऐसी थी, महिलाओं का स्थान नीचे हो गया था, उनको समाज के बहुत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। लेकिन उससे पहले जो ऋग्वैदिक काल था उसमें ऐसा नहीं था। क्यों ऐसा नहीं था? क्यों हम ऐसा कह सकते हैं? इसलिए क्योंकि हमको उसमें जानकारी मिलती है विश्वरा, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, ऐसी महिलाओं के बारे में जानकारी मिलती है जिन्होंने शैक्षिक स्तर पर, है ना भाई, कैसे इन लोगों ने क्या किया था? ऋग्वेद की सूक्तियों का संकलन किया था। मतलब डेफिनेटली ये लोग पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, इसलिए तो कर पाए ना। तो उन महिलाओं के आप नाम लिख सकते हैं। या कभी आपको महिलाओं की स्थिति के बारे में कुछ क्वेश्चन आया, ऐसे आया, ठीक है, कभी आपको ऐसे आया कि आपको महिलाओं की स्थिति या किसी भी महिलाओं से संबंधित, उनकी स्थिति से संबंधित चीज़ों के बारे में अगर ऐसे आता है, उसमें भी अगर आप इन चीज़ों को मेंशन करेंगे कि भारत में महिलाओं की स्थिति हमेशा से अच्छी रही है, ना सिर्फ आज और ना सिर्फ हम जिस समय को जानते हैं, परंतु प्राचीन काल, और कितना प्राचीन, ऋग्वैदिक काल में, और इन महिलाओं का नाम लिख देंगे, तो भी आपका आंसर बहुत अच्छा है, आपका ऐसे जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हम इन्हीं तरीके की कुछ चीज़ों को जोड़ के, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छोटी छोटी हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को ही जोड़ के हम अपने आंसर को और ऐसे को क्या कर सकते हैं? अच्छा कर सकते हैं। चलिए हम फिर आएंगे, इसमें आपको धातुओं के नाम दिए हैं, किसको क्या कहा जाता था उसको भी आप लोग देख लेंगे। अब आ जाते हैं ऋग्वैदिक काल में देवी और देवताओं के बारे में। तो देवताओं को 3 उसमें बांटा गया है, ठीक है, किसमें बांटा गया है? 3 स्तर पर, आकाश के देवता, फिर आकाश के ऊपर अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। तो देख लेंगे इसको। आकाश के देवता कौन कौन है? वरुण,
सूर्य, पूषण और विष्णु। अग्नि अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, पुरजन्य, आप, यम, प्रजापति। और पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम और बृहस्पति। ठीक है, अग्नि हमको यहाँ मिलता है, सोम मतलब वन के देवता हो जाता है बृहस्पति। तो इस तरीके से हमको कुछ प्रमुख देवी देवताओं के बारे में मालूम पड़ता है। मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मेंस में भी एक बार शायद नहीं, सॉरी मेंस में नहीं आया है इसका क्वेश्चन, लेकिन इसमें प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो वैदिक साहित्य है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमने सारी चीज़ें देख ली, वैदिक प्रमुख वेद देख लिए, और क्या देख लिया, उसके सहायक, उसके अंग, उसके भाग सब देख लिया, पुराण और महाकाव्य भी देख लिया। तो इस तरीके से वैदिक साहित्य हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब ये वीडियो आप लोग को मिलने के बाद में आपके 2 होमवर्क मैं आप लोग को दे रही हूँ, ठीक है। ये आप लोग करके आज शाम तक मुझे, जब भी ये वीडियो अपलोड होगा उसके 24 आवर्स में आप मुझे ग्रुप में अपना अपना आंसर डालेंगे। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपको वेद क्या है इसके ऊपर में 30 शब्द लिखने हैं, ठीक है। 2 नंबर का जो आंसर आता है 30 शब्दों का उत्तर लिखना है। अगर पूछेगा, कभी रैंडम पूछेगा तो आप लिख सकते हैं वेद के विद धातु से हुई है, इसका अर्थ ज्ञान होता है। वेद जो है वो ज्ञान के सर्वोच्च स्रोत हैं, इसे अपौरुषेय की भी संज्ञा दी गई है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। खत्म। 30 शब्द इसमें आपके कंप्लीट होते हैं। सेम टू सेम मत लिखना, मैं सिर्फ आप लोग को उदाहरण दी हूँ किस तरीके से आंसर लिखना है, क्योंकि आप अभी से अगर आंसर लिखने का प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप मेंस के लिए तैयार हो पाओगे। क्योंकि प्रीलिम्स पास करके घर में तो नहीं बैठना है ना कि प्रीलिम्स पास कर लिया, यस हो गया खत्म। मेंस भी लिखना, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी से ही उसका प्रैक्टिस करोगे तो आप मेरे को ये लिख के दिखाओगे, भेजोगे, ग्रुप में भेजोगे कि वेद क्या है, बकायदे आपका क्वेश्चन लिखा होना चाहिए वेद क्या है, और 30 शब्द, 30 शब्द मतलब आपकी 4 लाइनें, इससे ऊपर का अमान्य होगा, ठीक है। इससे ऊपर का अमान्य, 4 लाइन से ज़्यादा आंसर नहीं होना चाहिए, 30 शब्द होता है। इसको आप लिख के आएंगे अपने अपने तरीके से। मैंने बता दिया, अच्छी बात है, ये आपको उदाहरण दी हो, किस तरीके से लिखेंगे वो आप जानिए। दूसरी चीज़, कम से कम 10 बिंदुओं में, ठीक है, कम से कम 10 बिंदुओं में आपको लिखना है उत्तर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का तुलनात्मक अध्ययन। क्या क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, मिनिमम 10 पॉइंट्स में। अब उसको आप पैराग्राफ करते कैसे करते हो वो आप देख लीजिए। ये 2 क्वेश्चन लिख के आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, जैसे ये वीडियो आप लोग को मिलेगा उसके 24 घंटे के अंदर, ठीक है। मुझे पता है कितने लोग कौन कौन है ग्रुप में, मुझे मालूम है, तो मैं उससे चेक कर लूँगी। क्योंकि अगर आप अभी से ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपके लिए एग्ज़ाम पास करना मुश्किल है, और आप अपना और हमारा, हम सबका समय खराब कर रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।